हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्जाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ेंगे आज सृजनात्मकता, यह अपसारी चिंतन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चिंतन क्या होता है। जब हम किसी वस्तु के लिए सोच या विचार प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम चिंतन कहते हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसको चिंतन कहा जाता है। और सृजनात्मकता क्या होती है? जब हम किसी नए चीज का प्रादुर्भाव करते हैं या उत्पन्न करते हैं तो उसके लिए जो क्रियाएं की जाती है उसे सृजनात्मकता कहा जाता है। मुख्यतः इसका अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। कुछ नया करना, नए विचार को लाना, नवीन अनुसंधान करना क्या कहलाता है? सृजनात्मकता का अर्थ कहलाता है। अब जब कोई कार्य करने होते हैं तो सबसे पहले हम अपने दिमाग में कुछ लेके आते हैं कि हमको ये काम किस तरीके से करने हैं। जब हम इसके बारे में सोच लेते हैं तो सृजन करने का प्रयास करते हैं या कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सृजनात्मकता। सृजनात्मकता में मुख्यतः दो चीजें आती हैं, एक मौलिकता आती है, दूसरा उपयोगिता आती है। ये मौलिकता क्या होती है? जब हम नवीन ज्ञान की प्रवृत्ति में कुछ लचीलापन लाते हैं तो उसको मौलिकता कहा जाता है। और उपयोगिता किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु का उपयोग करके उससे संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं तो उसे उपयोगिता कहा जाता है। सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या होती हैं? मुख्यतः सृजनात्मकता की विशेषताएं जोखिम उठाना होता है, कठिन कार्यों को करना होता है, ठीक, अन्य के प्रति जागरूकता पैदा करना होता है, सदैव अग्रशील रहना होता है। अब हम सबको थोड़ा सा डीपली समझने का प्रयास करते हैं। सृजनात्मकता क्या होती है? जब हम किसी कार्य को करने के लिए नए नए विचारों का प्रादुर्भाव करते हैं तो उसे हम सृजनात्मकता कहते हैं। जैसे कुछ नया करना, नए विचारों को लाना, नवीन अनुसंधान करना या खोज करना सृजनात्मकता कहलाता है। इसकी विशेषताओं के अंतर्गत जब हम कोई कार्य करेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले हमको क्या करना होगा? जोखिम उठाना होगा। जोखिम किस बात का उठाना होगा? कि हमको ये चीज नहीं पता है कि जो कदम हम उठाने जा रहे हैं वो हमारे लिए कारगर साबित होगा या नहीं। ऐसी दशा में हम उसको जोखिम ही कहेंगे, क्योंकि पता नहीं इसमें हम सफल हों या ना हो। लेकिन जो क्रिएटिव माइंडेड लोग होते हैं वो इस पीड़ा को उठाते जरूर हैं कि हम काम करके देखते हैं, अगर सफल हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम फिर सुधार करने का प्रयास करेंगे। फिर कठिन कार्यों को करना। कठिन कार्यों को करना मतलब कि हम अपने दिमाग में कोई एक भूमिका तैयार कर लेते हैं ब्लूप्रिंट के रूप में, अभी उसको करने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत जो भी चीजें हमको दिखाई देती हैं उसको हम कतिपय करना प्रारंभ कर देते हैं। कतिपय जब हम करेंगे तो ऐसी स्थिति में वो कठिन कार्य हमको सिद्ध होंगे और वो कठिन कार्यों के माध्यम से हम कोई कार्य इस तरीके से करेंगे ताकि हमको उसमें सहजता महसूस होने लग जाए। फिर अन्य के प्रति जागरूकता। अन्य यहाँ पास अन्य से मतलब किसी वस्तु से, सामग्री से या किसी समस्या से है, उसके प्रति जागरूकता उत्पन्न होनी चाहिए। सृजनात्मक करने वाला व्यक्ति जो भी हो, पहले उसको इस चीज के बारे में पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए या ज्ञान प्राप्त कर ले, जिससे वो किसी कार्य को करे तो करते समय उसमें कुछ हेजिटेशन महसूस ना हो। फिर सदैव अग्रशील होना चाहिए। अग्रशील रहने के लिए क्या करना होगा? कि वो तत्पर रहे कि हाँ हमको ये कार्य करना है। जैसे हम लोग विज्ञान विषय पढ़ते हैं, ठीक, विज्ञान विषय अगर हम पढ़ते हैं तो विज्ञान विषय के अंदर हमको क्या करना होता है? हम प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हम कुछ सामग्रियों को जुटाते हैं। जब हमारे अंदर सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ साहस होना चाहिए। जब कुछ साहस है हमारे अंदर तब जाके हम विज्ञान को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं या जुटा सकते हैं, क्योंकि हमको इसमें प्रैक्टिकल करने होते हैं और प्रैक्टिकल करने के लिए हमको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सामग्रियों को कलेक्ट तो हम कर लेते हैं, अब उसको किस क्वांटिटी में मिलाया जाए और क्या किया जाए कि हमारा उस विज्ञान सिद्ध हो जाए। ऐसी स्थिति में हम सृजनात्मकता का प्रयोग करते हैं। सृजनात्मकता मुख्यतः दो प्रकार से देखने को मिलता है। एक, इसकी प्रकृति क्या होती है? जन्मजात होती है या अर्जित की जा सकती है। दूसरा है अपसारी चिंतन होती है। पहले क्या देख लेते हैं? अगर सृजनात्मकता की बात करें तो ये जन्मजात होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से अपने आप में बहुत ही माइंडेड होते हैं, उनके पास दिमाग बहुत होता है, वो काफी क्रियात्मक सोचते हैं और ऐसे विचार उत्पन्न करते हैं जिसका तोड़ निकालना मुमकिन नहीं होता है, ठीक। और कुछ होते हैं कि वो सीखते हैं, कर करके सीखते जाते हैं। जब करके सीखते हैं तब भी वो सृजनात्मकता कहलाता है। और जो जन्मजात होते हैं वो भी सृजनात्मकता होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सृजनात्मकता की चिंतन क्या है, तो अपसारी चिंतन होता है। पहले तो बच्चे को कुछ नहीं पता होता है कि हमको करना क्या है। ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? अपने दिमाग को माइंड सेटअप कर लेगा अच्छे तरीके से। अब वो उसकी साहस को जुटाएगा, जुटाने के पश्चात कोई कार्य करने का प्रयास करेगा, तो उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। सृजनशील बालक जरूरी नहीं है कि वो प्रतिभाशाली हो, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो सृजनशील हो सकता है। हर बच्चा
जो है वो तो क्रिएटिव माइंडेड होता है, वो किसी न किसी हद तक वो जा सकता है काम करने के लिए, चाहे वो मंद बुद्धि का बालक हो चाहे वो विशिष्ट बुद्धि का बालक हो। लेकिन इसके अंदर परिवर्तन होता है कि जो बालक होते हैं, सभी सृजनशील बालक जो होते हैं वो प्रतिभाशाली नहीं होते, कुछ काम करते हैं लेकिन वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। सभी व्यक्ति क्रिएटिव माइंडेड होते हैं लेकिन वो सही तरीके से क्रियाएं नहीं कर पाते हैं। लेकिन जितने प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके अंदर जो सृजनात्मकताशील होती है, यानी कि सृजन करने की क्षमता होती है, उनका दिमाग काफी बढ़ा चढ़ा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आइंस्टाइन प्रतिभाशाली बालक था, ठीक, तभी तो उन्होंने इतने E बराबर MC स्क्वायर E बराबर जो सूत्र प्रस्तुत किया उसके बारे में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आइंस्टीन थे वो क्या थे, प्रतिभाशाली बालक थे, इसलिए वो सृजनात्मक थे, यानी कि उनकी क्रिया करने की शक्ति ज्यादा थी, वो सोचते ज्यादा थे, और जो व्यक्ति सोचेगा ज्यादा वो काम करेगा भी ज्यादा, ठीक। ये तो देखने वाली बातें हैं। फिर अपसारी चिंतन क्या होता है, केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर सोचना। अब हम किसी एक बिंदु को ही मोटिव मान लेते हैं कि हम विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो पूरी साइंस ना पढ़ के सिर्फ बायो को देखें, ठीक। तो ये भी है, क्या है ये सृजनात्मकता का केंद्र है, लेकिन क्या इन्होंने केंद्र माना है, सिर्फ बायोलॉजी को केंद्र माना है। और बायोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जियोलॉजी ले लीजिए, बॉटनी ले लीजिए। अगर इसमें मान लेते हैं कि अगर जियोलॉजी के बारे में सोच रहा है तो सिर्फ जियोलॉजी के बारे में सोच रहा है, इस तरीके से क्रियाएं करते हैं। लेकिन अगर एक अध्यापक प्रणाली का व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, वो बायोलॉजी यानी कि साइंस पढ़ाएगा, साइंस में बायोलॉजी में पढ़ाएगा, बॉटनी में पढ़ाएगा, उससे संबंधित जितनी भी विज्ञान होगी वो भी वो पढ़ाएगा, ठीक। अभी आप अगर बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं तो आपको इस सब्जेक्ट चुनने का एक मौका दिया जाता है कि अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो आप बायोलॉजी में पूरा बायो पढ़ेंगे, उसमें बायोलॉजी, जियोलॉजी और बॉटनी दोनों आ जाती है, ठीक। अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान दोनों आ जाती है। यह आपको सृजनात्मकता का एक समझ लीजिए कि एक पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि जैसे आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं वो देखते रहें। इसमें वैकल्पिक नहीं होता है। आप क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है आपको कि आपको ये चुनना है, लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं और कोई कार्य करने के प्रेरणा करते हैं तो हम खुद ऑप्शन बना लेते हैं कि हमको अगर बायो लिए है तो बायो में हमको जियोलॉजी में आगे जाना है कि बॉटनी में आगे जाना है, मैथ लिया है, फिजिक्स लिया है, केमिस्ट्री लिया है, तो किस विषय में हमको आगे जाना है। ये सृजनात्मकता का एक बिंदु होता है जो किसी केंद्र पर निर्धारित होता है। वो जब निर्धारित किया जाता है जब हम सक्षम हो जाते हैं किसी चीज को सोचने में। अब हम पीएचडी करते हैं, सिंपल से देख लीजिए, तो हम किसी एक विषय में पीएचडी करते हैं, किसी एक टॉपिक को लेकर करते हैं। अगर मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स में पीएचडी करना चाहते हैं तो संपूर्ण अर्थशास्त्र के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी एक पॉइंट को ले लेंगे, मान लेते हैं गरीबी को ले लेते हैं। फिर गरीबी में हमने पूरा व्यू तैयार करने के बाद अपनी जो हमने लिखा पढ़ा थीसिस वगैरह उसको सबमिट किया, तो यानी कि हम किसी एक विशेष चीज के क्षेत्र में होंगे। फिर आपसे जब इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे तो आप बताएंगे कि हमने इस विषय के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास किया और ये हमारा टॉपिक रहा है। इस तरीके से हम मानते हैं कि एक विषय के अंदर कई सारे टॉपिक निकाले जा सकते हैं। अगर सृजनात्मक व्यक्ति हैं तो आप कई प्रकार की चीजों को सम्मिलित कर लेंगे और अपने दिमाग को विस्तृत कर लेंगे, ताकि विज्ञान के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में आप अपने जीवन को अच्छे ऊंचा स्तर बनाने के लिए काफी प्रयास करेंगे। उसके बाद आता है अपसारित चिंतन क्या होती है, ठीक। अपसारित चिंतन, इसमें चिंतन की प्रक्रियाएं अनेक दिशाओं में होती हैं। आप एक अध्यापक बन रहे हैं, सिंपल सा हम अध्यापक का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अध्यापक क्या होता है, ये अपसारी होता है, वो कई दिशाओं में सोचता है। अब अगर प्राथमिक विद्यालय के टीचर बनेंगे तो आपको 14 विषय आने चाहिए। अगर आप 14 विषय अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और जानते हैं तभी आप खुद भी अध्यापक तभी बनेंगे जब आप 14 विषय कंप्लीट करके याद कर पाएंगे, यानी कि जो विषय पूछे जाते हैं उसमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए। किसी पर्टिकुलर विषय के तो आप टीचर है ही हैं, साथ में अन्य विषयों की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस तरीके की जो विशेषताएं आपके जीवन में देखने को मिलती है ना, तब आप जाके एक शिक्षक बनेंगे। किसी प्रश्न के अनेक प्रकार से उत्तर हो सकते हैं। मान लेते हैं कि विज्ञान, मान लेते हैं कि हम कहते हैं कि मनोविज्ञान विज्ञान है, तर्क प्रस्तुत करिए। मनोविज्ञान कला है, तर्क प्रस्तुत करिए। मनोविज्ञान का गणित में अहम भूमिका है, उसका तर्क प्रस्तुत करिए। यानी कि एक प्रश्न के उत्तर, यानी कि एक प्रश्न को कई तरीके से बनाया भी जा सकता है और एक प्रश्न को कई तरीके से उत्तर दिया जा सकता है। हम लोग अगर प्रश्न उत्तर की बात करते हैं तो हम लोग मुख्यतः मौखिक परीक्षा देते हैं, लिखित परीक्षा देते हैं, निबंधात्मक परीक्षाएं देते हैं। इसमें भी तो विकल्प प्रयोग होते हैं ना। एक अगर हमको विकल्पीय क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें 4 विकल्प रहते हैं, तो 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प चूज करना होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न हम लिखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करके लिखते हैं, बड़ा बड़ा विस्तार करके लिखते हैं, उसमें देखते हैं। और प्रश्नों की 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों की कॉपी पूरी अलग तरीके से होगी, यदि नकल ना कराई जाए तो। ध्यान रखिएगा, अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं
तो हमको सामान्य रूप से सब कुछ देखने को मिलता है। अगर हम कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिलती हैं जो नए नए तरीकों से लिखने को मिलता है। अगर आप टीचर बनेंगे और अध्यापक बनने के बाद आप 10 बच्चों की कॉपी चेक करेंगे तो 10 में से 9 कॉपी तो बिल्कुल अलग ही मिलेंगी। शायद ही ये कॉपी जिसने किसी से कॉपी की हो तो वो सेम आपको दिखाई दे। इस तरीके की हम कह सकते हैं कि जब हम एक प्रश्न के उत्तर कई तरीके से दे सकते हैं तो सृजनात्मकता का मतलब यही होता है कि जीवन को समान रूप से चलाने के लिए हम कई प्रकार के अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। जब कई प्रकार से दिमाग को प्रयोग करेंगे तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सृजनात्मकता के तत्व क्या होते हैं। सबसे पहले प्रभाव होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए और विस्तार होना चाहिए। ठीक, टोरेंस महोदय के अनुसार ये उनकी विशेषताएं उन्होंने तत्व प्रस्तुत किए हैं। ये 4 मुख्य तत्व होते हैं। प्रभाव होनी चाहिए, किसी चीज में लयशीलता होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली बनी होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हम रखते हैं मौलिकता, उसके अंदर लचीलापन भी होना चाहिए। अगर हम किसी चीज पद पे चढ़ रहे हैं, मान लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें कि अगर हम इस रोड पे चले जा रहे हैं, सामने एक पेड़ गिर गया है तो हम ऐसा तो नहीं है कि वापस चले जाएंगे, नहीं, हम बगल से चले जाएंगे। इस तरीके का लचीलापन होना चाहिए ताकि हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके और वो सही तरीके से पहुंचे, हमको किसी भी प्रकार की घात उत्पन्न ना हो। उसके बाद विविधता, विविधता का मतलब ये है कि हमको बहुत सारे विकल्प उत्पन्न होने चाहिए। सृजनात्मक व्यक्ति क्या होता है, जो प्रतिभाशाली या सृजनात्मक व्यक्ति होता है वो ऑप्शन ढूंढता है। किसी में उसको कठिनाई दिखती है तो वो कठिनाई को परिवर्तित कर लेता है। जब वो कठिनाई को परिवर्तित कर लेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, उसके अंदर विविधता पाई जाएगी और विविधता के माध्यम से वो अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। अब विस्तारण करना है। विस्तारण करने के लिए क्या होता है कि एक सृजनात्मक व्यक्ति हर प्रकार की क्रियाओं को करता है तब उसके अंदर एक निचोड़ प्रस्तुत करता है। जब निचोड़ प्रस्तुत करेगा तब वो उसको सफलता मिलेगी, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है। अब देख लेते हैं का समरी के रूप में कि चिंतन और सृजनात्मकता क्या होती है। सृजनात्मकता क्या होती है, क्रिया या कोई कार्य ऐसा हो जिसकी नवीन प्रवृत्तियों का हम प्रयोग करके नई नई चीजों का प्रादुर्भाव करें। जैसे हम कहते हैं नए विचार हो सकते हैं, नवीन अनुसंधान हो सकते हैं, कुछ नया करना। हम अपनी शिक्षा एजुकेशन यानी कि अपनी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो हम टीचिंग कर रहे हैं, उसके अंदर हमको नए नए चीज़ों का परिवर्तन कर लेना। जब हम नए नए चीज़ों का परिवर्तन कर लेंगे तो हमको क्या होगा, इससे नॉलेज बढ़ेगी। जैसे अभी बीएड में कोर्स में आप लोगों क्या है पीपीटी बनाना। कुछ सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पीपीटी को नाम सुना होगा, खाली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, लेकिन बनाना कैसे है, किस तरीके से कार्य करना है उसमें, वो हम जब सीखेंगे, जब नए नए चीज़ों को उसके अंदर शामिल करेंगे तभी हम आगे जाएंगे। क्योंकि आने वाली जो भी जनरेशन है वो ऑनलाइन पढ़ने वाली है। हम ऑफलाइन की बातें छोड़ दें, पश्चिमी अगर देशों में चले जाएं तो वहाँ पेपर नोट नहीं होते हैं, कॉपी पेन नहीं होता है, वहाँ लैपटॉप लेके बैठे होते हैं। आप एग्जामिनर जो भी लेक्चरर होता है वो लेक्चर देता है, वो लेक्चर देने के माध्यम से वो बच्चे उसको नोट पैड पर नोट करते हैं, अपने लैपटॉप पे पैपटॉप पे जो भी उनके पास सामग्री होती होगी उसमें नोट करते होंगे और चले जाते होंगे। और आज के जमाना हम लोग भारत में बहुत पीछे हैं। हमको यही लाना है कि हमारा जो सृजनशील व्यक्तित्व है उसको परिवर्तित करना है। जब परिवर्तन कर लेंगे हम तभी अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं सही तरीके से। और हम आज के एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए हम बहुत पीछे हैं, कोसों पीछे हैं, इतने पीछे हैं कि हम अपने व्यक्तित्व की पहचान में नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। अब आशा करते हैं कि आपको सृजनात्मकता से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।